दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है जिसे आपको जानना जरूरी है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल सामने आने के बाद जिस तरह की बहस और संशय का माहौल बना है, उसकी जड़ में सबसे अहम और असामान्य घटनाक्रम रहा प्रदीप गुप्ता द्वारा अपनी ही एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के पश्चिम बंगाल के आंकड़े जारी न करने का फैसला, जिसने न केवल एक एजेंसी बल्कि पूरे एग्जिट पोल इकोसिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। आमतौर पर एग्जिट पोल चुनावी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं, जिनके जरिए मतदान के तुरंत बाद मतदाताओं की पसंद का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जब एक प्रमुख एजेंसी ये स्वीकार करती है कि उसके सर्वे में शामिल होने से लगभग 70% लोगों ने इनकार कर दिया, तो ये सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि डेटा संग्रह की प्रक्रिया ही बाधित हुई है और जो सैंपल मिला है वो एक तरीके से सही नहीं है। यह घटना इसलिए भी अभूतपूर्व मानी जा रही है क्योंकि अब तक सर्वे एजेंसियां अपने आंकड़े जारी करने के बाद उनकी सटीकता पर बहस होती रही है, लेकिन यहां पहली बार किसी एजेंसी ने खुद ही अपने डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उसे सार्वजनिक न करने का फैसला किया है। प्रदीप गुप्ता ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि उनकी टीम ने 8,324 किलोमीटर की यात्रा कर 13,250 मतदाताओं से संपर्क किया, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नॉन रिस्पॉन्स यानी जवाब न देने की प्रवृत्ति ने पूरे सैंपल को संदिग्ध बना दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये समस्या केवल एक एजेंसी तक सीमित थी या फिर किसी अन्य एजेंसियों ने भी इसी तरीके की कठिनाइयों का सामना किया होगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर अपने अनुमान जारी कर दिए। चुनावी सर्वेक्षणों के सिद्धांतों के आधार पर यदि सैंपल का एक बड़ा हिस्सा जवाब देने से इनकार करता है, तो जो लोग जवाब देते हैं उसे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिससे नॉन रिस्पॉन्स बायस पैदा होता है और परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और ध्रुवीकृत राज्य में यह समस्या और गहरी हो सकती है, जहां मतदाता अपने राजनीतिक रुझान को सार्वजनिक रूप से बताने से बचते हैं, खासकर तब जब उन्हें किसी प्रकार के सामाजिक या राजनीतिक दबाव का भय हो। यही कारण है कि इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर जो संदेह पैदा हुआ है वो केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। दूसरी ओर अन्य एजेंसियों जैसे टुडेज चाणक्य, मैट्रिज, पोल डायरी और पी मार्क ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए और उनमें से अधिकांश ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त या सरकार बनने की संभावना जताई है, जबकि कुछ एजेंसियों जैसे पीपुल्स प्लस और जनमत ने टीएमसी की वापसी का अनुमान लगाया है। ये विरोधाभास अपने आप में यह दिखाता है कि डेटा संग्रह और उसकी व्याख्या में भारी अंतर है। अगर हम पिछले चुनावों का संदर्भ लें तो 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर या बीजेपी की बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन वास्तविक परिणाम में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। और इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कई एग्जिट पोल वास्तविक परिणामों से मेल नहीं खा रहे थे। उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है, जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एग्जिट पोल अक्सर ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। और इस बार एक और दिलचस्प पहलू यह सामने आता है कि कुछ बड़े मीडिया नेटवर्क के बांग्ला चैनलों पर टीएमसी की मजबूत वापसी का अनुमान दिखाया गया, जबकि उसी नेटवर्क के राष्ट्रीय हिंदी चैनलों पर अलग तस्वीर पेश की गई, जिससे यह सवाल भी उठता है कि क्या एग्जिट पोल और उसके प्रसारण में क्षेत्रीय और राजनीतिक प्राथमिकताओं का भी असर होता है। यह मीडिया फ्रेमिंग का मुद्दा है, जहां एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि अलग अलग दर्शक वर्गों को प्रभावित किया जा सके। अब अगर हम असम, केरल, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो वहां अपेक्षाकृत अधिक सहमति दिखाई देती है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की वापसी
केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की संभावित जीत, तमिलनाडु में डीएमके की बढ़त, लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला पूरी तरह अलग है, जहां डेटा ही विवाद का केंद्र बना हुआ है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता राज्य दर राज्य अलग हो सकती है और इसे एक सार्वभौमिक सत्य की तरह नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ममता बनर्जी का 226 सीटों का दावा भी एक रणनीतिक बयान हो सकता है, जो अपने समर्थकों को उत्साहित रखने और विपक्षी नैरेटिव को चुनौती देने के लिए दिया गया है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनावी राजनीति में ऐसे दावे अक्सर वास्तविक आंकड़ों से अलग होते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से 3 बड़े निष्कर्ष निकले हैं। पहला, एग्जिट पोल की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सैंपलिंग की गुणवत्ता बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, नॉन रिस्पॉन्स और साइलेंट वोटर जैसे फैक्टर परिणामों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरा, मीडिया और राजनीतिक नैरेटिव इन आंकड़ों की व्याख्या को बदल सकते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि एग्जिट पोल हमें एक दिशा जरूर दिखाते हैं, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होते। पश्चिम बंगाल के मामले में तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि जब तक वास्तविक नतीजे सामने नहीं आते, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और चुनौती भी, जहां आंकड़ों, धारणाओं और वास्तविकता के बीच हमेशा एक अंतर बना रहता है और अंततः फैसला मतदाता ही करता है। इसलिए इंतजार कीजिए 4 मई का।